ठाकुर, कैप्टन दाऊद, कर्नल लघवाल, कर्नल PS अत्री साहब और कर्नल सहगल और बाकियों का परिचय आपको दे दिया गया है। मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा। सम्मानित मंच, यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी वीर सैनिक भाइयों, मेरी बहनों, वीर सैनिक पत्नियां जो यहाँ पर आई हैं, वीर नारियां जो यहाँ पर आई हैं, और कुछ बच्चे भी हैं, कुछ यंग लोग भी हैं, मीडिया और जो सब लोग आए हैं, सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और सबको मेरी जय हिंद और नमस्कार। मैं सबसे पहले तो लखनपाल जी को बधाई देना चाहता हूं कि इतनी बड़ी तादाद में, इससे थोड़ी छोटी तादाद में मैंने सुजानपुर में रैली देखी थी राजेंद्र राणा जी की, और आज उससे भी कई मात्रा गुना, काफ़ी बड़ी गुना आज मैं देखता हूँ। ये आपका प्यार है, ये आपका आदर है, सम्मान है उस व्यक्ति का जिसने शायद आप लोगों के दिलों को छुआ है, आप लोगों के दिलों में वो बसता है, इसलिए आप अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर मुझे और भी बड़ी खुशी है कि जो ऑनरी कैप्टन रमेश चंद्र जी 90 साल के हो चुके हैं, वो भी यहाँ पर आए हैं, और सिपाही जगत सिंह जी जो कि राष्ट्रपति से वीरता सम्मान प्राप्त है, वो भी यहाँ पर आए हैं। एक अद्भुत मीटिंग है ये। मैं इसके लिए आप सबको जो यहाँ पर आए हैं, आप इस बधाई के पात्र हैं और मेरी आपको जय हिंद। भाइयों, जैसे बताया गया कि हमारा प्रदेश, ये छोटा सा प्रदेश, 70 लाख की आबादी वाला प्रदेश, ये देवभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन जैसे कि कैप्टन दावर साहब ने बताया, ये वीर भूमि भी जाना जाता है। हमारा डोगरा सैनिक, चाहे वो डोगरा रेजिमेंट का है, चाहे जैकलिफ्ट, चाहे ग्रेनेडियर्स, आरटी, एडी, सिग्नल्स, कहीं पर भी हो, उसका डंका पूरी सेना में बजता है। आज हम इतना सा छोटा प्रदेश होते हुए भी सबसे ज्यादा गैलेंट्री अवार्ड लेने वाले प्रदेश हैं। मैं जहां भी, जिस रैंक में भी गया, वहां पर यही कहा जाता था कि यार कोई मुझे मेरा बड़ी दोगे, डोगरा होना चाहिए। इतना प्रेम होता है डोगरों से, चाहे सेना का किसी से भी, चाहे चेन्नई का हो, केरला का हो, कोई भी बड़े कमांडर बोलते मेरा PSO, मेरा बड़ी डोगरा रेजिमेंट से होना चाहिए। ये हमारी इज्जत है। चाहे वो ऊपर सियाचिन ग्लेशियर है, चाहे कन्याकुमारी है, चाहे गुजरात है, गुजरात से लेके किबितु अरुणाचल तक, अगर आज देश अखंड है, आज देश अखंड है, तो ये देश अखंड आप सबकी वजह से है, अब सैनिकों की वजह से है। ये सैनिक है तो ये देश है। अगर हम नहीं होंगे तो ये देश नहीं रहेगा। ये आप लेके चलिए। मेरी माताओं की इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, इतना बड़ा इन्होंने अपना एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन की है कि अपने बच्चों को, अपने पतियों को वहाँ पर दुर्गम परिस्थितियों में भेजकर अपने परिवारों को पाला है। ये आप लोगों की बहुत बड़ी आपकी एक मेहनत है और कंट्रीब्यूशन है, जिसके लिए मैं सोचता हूँ कि देश को आपका बिल्कुल एक किस्म के ऋणी होना चाहिए। ये माताओं का ऋणी होना चाहिए। मैं कुछ एक बातें जो अत्री साहब ने शुरू में रखी थी, उनके ऊपर ध्यान देना चाहूँगा। अगर ये देश अखंड है तो आपकी वजह से, लेकिन 2014 के बाद
इन्हीं सैनिकों, इन्हीं भूतपूर्व सैनिकों के साथ क्या हो रहा है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ एक बातें जो दिल में लगी हैं, दिल को चुभती हैं। देश मेरा है, लेकिन दिल को चुभती हैं। हम कहते हैं, हम लड़ते हैं जहां हमें भेजा जाता है, हम लड़ते हैं जहां हमें भेजा जाता है, हम जीतते हैं जहां हम लड़ते हैं। ये जज्बा है हमारा। ये मेरे भारत माँ के बहादुर सपूत, पथ पर आगे बढ़ते जाना, पर्वत नदियां और समुंदर हंसकर पार सभी कर जाना। तुम में हिमालय की है ऊंचाई, सागर जैसी है गहराई, लहरों की मस्ती में तुम सूरज जैसी तरुणाई देते जाना। ये है हमारा सैनिक, वीर सैनिक। मगर 2014 के बाद हमारे साथ क्या हुआ? सबसे पहले तो 1 रैंक 1 पेंशन, जिसका कि पहले भी ब्यौरा दिया गया। 1 रैंक 1 पेंशन जो हमने मांगी कि हर साल उसको बराबर किया जाए। आज इस साल जो ऑर्डिनरी कैप्टन रिटायर हुआ है, पिछले साल जो रिटायर हुआ है उसकी इसके बराबर हो जाए। लेकिन सरकार ने सबसे पहला धोखा आप सबसे किया, हमसे किया कि उसको 5 साल में बराबर करेंगे। तो वो 2015 में, और जो 1 रैंक 1 पेंशन थी वो 2019 में सबकी बराबर हो जानी थी। लेकिन दुख की बात है 2019 में बराबर नहीं हुई, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी के महीने में, इस साल फरवरी के महीने में आदेश दिया कि 15 जून तक 1 रैंक 1 पेंशन का एरियर सबको दिए जाए। इस सरकार ने नहीं दिए। फिर 3 महीने का समय मांगा, और अभी 15 सितंबर, फिर 2 दिन पहले सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट चली गई और कहा हमें और 3 महीने का समय दो। भाइयों, आज ये देश की सरकार, मैं नाम नहीं लूंगा, अदानी और अंबानी के लाखों 11-13 लाख करोड़ रुपए का ऋण माफ कर सकती है, उनको मुनाफा दे सकती है। लेकिन 30-35 हजार करोड़ की सुविधाएं जो सैनिकों को मिलनी चाहिए वो देने के लिए तैयार नहीं है। उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है। ये हमारी आज दुर्दशा हो रही है। और ये दुर्दशा क्यों है? क्योंकि जैसे कि एक वक्ता ने कहा, फौजी बिखरा हुआ है, इकट्ठा नहीं है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, किसानों ने क्या कर दिखाया आपको सब मालूम है। 1.5 साल सड़कों में रहे, पूरा देश उन्होंने पैरालाइज कर दिया। और जवानों के साथ जो हुआ ये अग्निपथ योजना, हमने क्या किया? जैसे कि लखनपाल जी ने कहा कि हम सहते गए, हम फौजी सहते हैं, जो पीड़ा होगी उसको सहते हैं। भाइयों, समय आ गया है, हमने दुश्मन को बॉर्डर पर बुलेट से उसको जवाब दिया है। और अब समय आ गया है, जो भी सरकार हमारे खिलाफ काम करेगी उसको बैलेट से हम हराएंगे, बैलेट से हराएंगे। ये आप लेके चलिए। और कुछ समय थोड़ा रह गया है, इनको दिखाना है कि आप अगर सैनिकों से बिगड़ोगे तो सैनिक सड़कों पे नहीं बैठेंगे, लेकिन आपको बैलेट से जवाब देंगे, अपने वोट से जवाब देंगे। उसके बाद ईसीएचएस की बारी आती है। 6000 करोड़ ईसीएचएस का फंड ये सरकार नहीं दे पा रही है। पिछले साल 6000 करोड़ की डिमांड थी, 1800 करोड़ इन्होंने ईसीएचएस फंड दिया। तो 1800 करोड़ में क्या मिलेगा? डिस्प्रिन और एस्प्रिन और पैरासिटामोल, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर यह हालत हो चुकी है हमारी कि सरकार को बोला गया, सेना के चीफ आप खुद अपने आप जो आपको पेंशन का फंड है और जो सैलरी का फंड है उसमें से निकालो और ईसीएचएस में दो, हम आपको 6000 करोड़ नहीं देंगे। उसका हाल ये है, जहां पर पूरे देश में तकरीबन 800 हॉस्पिटल पैनल थे, आज वो घट गए 450 रह गए हैं, क्योंकि अस्पतालों का
पुराना बकाया पैसा नहीं दिया गया। जो ईसीएच पॉलिक्लिनिक है उनकी दवाइयाँ खरीदने के लिए पैसे नहीं है। अगर यही हाल रहा तो हम लोगों को कल पेंशन भी नहीं मिलेगी, ये मैं बता देता हूँ आपको। अभी अगली बात आती है डिसेबिलिटी पेंशन की। डिसेबिलिटी पेंशन भी इस देश की सरकार ने, आज की सरकार ने उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। एक छोटी सी बात को मैं हास्यास्पद, हंसने वाली बात कहता हूँ कि अगर पूरे जवानों की जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है तो पूरे साल में 2,71,00,000 रुपया सरकार को मिलता है। 2,71,00,000 रुपया सरकार कमाती है हमारे डिसेबिलिटी पेंशन से। और 2018 से लेकर 2021 तक उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए जो वकील है सरकार उनको 8 करोड़ दे चुकी है। 8 करोड़ उनको वकीलों को दे दिया, लेकिन 2,71,00,000 करोड़ आपका टैक्स वो लेना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट की वजह से आज डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर स्टे लगा हुआ है कि आप उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। सीएसडी फैसिलिटीज ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप सबको मालूम है। अभी एक कार्ड बनाओ, दूसरा कार्ड बनाओ, डिपेंडेंट कार्ड बनाओ। डिपेंडेंट कार्ड के ऊपर हर साल जो है उनका जीवन प्रमाण पत्र ले आओ। अरे क्या इस देश के लिए सैनिक और सैनिक का परिवार वही भारी पड़ गया? अभी वही भारी है। इसके अलावा बाकी जो है, जो ये लाले खा रहे हैं, बड़े बड़े अदानी अंबानी जिनके एयरपोर्ट खुल रहे हैं, वो भारी नहीं पड़ रहे। लेकिन देश का जो सैनिक है, जिसकी वजह से देश अखंड है, वो आज भारी पड़ गया है। इस देश को कहना चाहता हूं, आज इस देश में पहली बार जो आपके कैंटोनमेंट हैं, जहां पर चेकिंग होने के बाद सिविलियन की एंट्री होती थी, आज सारे कैंटोनमेंट खोल दिए गए। कैंटोनमेंट की जो जमीनें थी वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को दे दी गई। और मध्य प्रदेश, सिकंदराबाद, बेंगलोर में तो हजारों कनाल जो सैनिकों की भूमि थी, सेना की भूमि थी, उसको कॉर्पोरेट को भेज दिया गया। हमें नहीं पता लगता ये चीजें। आज मीडिया भी इनके साथ है, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस इनके साथ हैं, इन्हीं की बोली बोलते हैं, इनके खिलाफ नहीं बोलते हैं। जो अग्निपथ की स्कीम लाए, हर साल इस प्रदेश के 4,000 बच्चों को एक पक्की नौकरी मिलती थी। 4,000। सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला एक ही महकमा था, वो थी सेना। उसका हाल ये क्या कर दिया, ऑल इंडिया ऑल क्लास। अभी हमारी डोगरा रेजिमेंट तो रहेगी, कितने सारे डोगरा और पंजाब के मैं टोपियां देख रहा हूं, रेजिमेंट तो रहेगी, पर उसके अंदर मद्रासी भी होंगे, उसके अंदर केरला के लोग भी होंगे, गुजराती भी होंगे, बंगाली भी होंगे। उसमें डोगरा भाव नहीं रहेगा। बिना सारे उड़ी आना होते तेरे बाकी ऑल इंडिया ऑल क्लास हो जानी है सारे। ये हाल करी छड़िया। 4 साल के बाद पहले सैनिक रिटायर होके आते थे, आज रिजेक्टेड अग्निवीर आएंगे। रिजेक्टेड अग्निवीर मानसिकता देखिए। एक बच्चा, 4 बच्चे गांव से सेना में जाते हैं, एक रह जाएगा और 3 जो है घर आ जाएंगे। उनसे पूछा जाए सरकार से, उनमें क्या कमी थी भाई? उन्होंने तो वही टेस्ट दिया, उन्होंने वही रिटन टेस्ट दिया और सभी पास हुए, लेकिन 3 रह गए, उसमें बाहर आ गए और एक जो है सेना में रह गया। ये कौन सी बढ़ियागिरी शुरू कर दी है? ये गुजराती बढ़ियागिरी। इससे देश, मैं बोलता हूं, जो हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, एक तरफ 3700 किलोमीटर का चाइना बॉर्डर, आज सुन रहे हैं आप लोग कि चाइना में लद्दाख में 41 किलोमीटर एंट्री कर ली, वो अरुणाचल में अंदर गांव बना रहा है। आए दिन मैंने चाइना बॉर्डर के ऊपर डिवीजन कमांड किया है, 350 किलोमीटर। आए दिन झड़प होती थी और हमारे सैनिक कंधे से कंधा मिला के, धक्का मिला के उनको बाहर करते थे वहां से। आज ये समझते हैं कि वो 4 साल का अग्निवीर इनसे लड़ जाएगा। जो गलवान में हमारे 19 जवान शहीद हुए, उन्होंने उनके 78 जवान मारे। क्या ये अग्निवीरों से ये काम हो पाएगा? ये मैं कहता हूं, देश के साथ इतना बड़ा छल हुआ है, इतना बड़ा धोखा हुआ है, जो पाकिस्तान नहीं कर पाया, चाइना नहीं कर पाया,
वो हमारे इस देश की सरकार ने करके दिखा दिया। देश की सेना को कमजोर कर दिया। इसको समझिए, इस सारी जो एक चाल है इसको समझिए। एक पेंशन को रोकने के लिए देश को बर्बादी के कगार पर ला दिया। भाइयों, इस बात को समझो, ये समय आ चुका है, करो या मरो। हमारे जो बच्चे हैं आगे, उनके लिए करना है। हमने तो जिंदगी जी ली, पेंशन भी आप सबको मिल रही होगी, लेकिन आगे बच्चों को क्या है? उनकी लड़ाई लड़नी है। उन बच्चों की लड़ाई लड़नी है जिनका भविष्य आज ये सरकार खत्म कर रही है। ना कि उनको एक्सर्विसमेंट का औहदा, ना उनको ईसीएचएस का सुविधा, उनको एमएच में नहीं जा सकते, ग्रेजुटी नहीं है, ना वो भूतपूर्व सैनिक कहला सकते। ये तो हाल कर छोड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि अब समय आया है, हमारे जो बच्चों के लिए हमने ये लड़ाई लड़नी है। किसानों ने कर दिखाया है और आप सब ने अब कब कर दिखाना है। हिमाचल एक छोटा सा प्रदेश है। पिछले साल 4 सीटें, 1 एमपी और 3 एमएलए की सीटें ये सरकार, बीजेपी की सरकार हारी थी। एकदम अपना डीजल और पेट्रोल के दाम धड़ाम से नीचे आ गए। आगे थे ना, आगे थे। तो अगर वो काम हिमाचल ने तब कर दिखाया है, अब इस बार इनको यहाँ से इनकी मीडिया मेट कर दो, इनको उखाड़ के फेंको और सेंटर में संदेश जाए, सेंटर में संदेश जाए कि इस वीर भूमि के साथ में आप हमारे बच्चों के साथ में खिलवाड़ करोगे तो हम आपके साथ में ऐसा खिलवाड़ करेंगे कि आप यहाँ पर अगली बार एंट्री नहीं कर पाओगे। यहाँ का युवा, जैसे कि लखनपाल जी बोल रहे थे, जहां 8% अनएम्प्लॉयमेंट थी बीजेपी की सरकार आने से पहले, आज 27% है। और कितना बढ़िया तालमेल है कि आज का 27% युवा जो है वो ड्रग्स में चला गया। कौन है ये युवा? ये वो युवा है जो अपनी जेब में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी इसकी डिग्री पाए हुए हैं। दुख होता है, रेलवे के अभी गैंगमैन, रेलवे के गैंगमैनों की भर्ती हुई, 3 करोड़ कुछ लोग लिए गए, उनमें से 1 करोड़ 61 लाख जो है वो जो बीटेक, एमटेक किए हुए इंजीनियर ग्रेजुएट थे। इस देश ने हमारे युवाओं को वहां पहुंचा दिया है कि तुम डिग्री तो लो, लेकिन तुम्हारा ओहदा गैंगमैन का है। दूसरी जो यहाँ पर एक योजना बताई, कितना बड़ा खिलवाड़ है। जहां आप बाहर दिहाड़ी करता था तो 300 रुपये, 350 रुपये बंदे को मिलते हैं, यहाँ पर 150 रुपये में 8 घंटे की दिहाड़ी करा रहे हैं। क्या है? मल्टीटास्क भर्ती। ये युवा क्या करेगा? अपना पेट पालेगा, अपने माँ बाप को देखेगा, अपनी बीवी को देखेगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा? ये कैसा खिलवाड़ हो रहा है? लोगों के साथ छल और छल हो रहा है। इस बात पे ध्यान दो। जागो भाइयों, आज अपने घर में बैठकर हम पेंशन ले रहे हैं तो हम बहुत सुखी हैं, लेकिन हमारे बच्चों का हाल बहुत खराब होने वाला है और हो रहा है। ये सरकार कर रही है। आज मेरी गृहिणियां, ये जो बैठी हैं यहाँ पर, कुछ सिविल वाली औरतें हैं, इनको कोई कमाई का साधन नहीं है। मैं गुजरात में गया, वहाँ की गृहिणियां दूध पैदा करती हैं, गाय पालकर वो बेचती हैं। गाय के जो गोबर है उसके उपले अमेजन पर बेचती हैं। गाय के गोबर का जो है वर्मी कल्चर कंपोस्ट बना के वो बेचती है। हर गृहिणी एवरेज 25 से 30 हजार रुपए खुद कमाती है। सोचिए, कोई इस सरकार ने, यहाँ की सरकार ने कोई ऐसा साधन तैयार किया कि हमारी ये गृहिणियां भी अपना घर का पूरा अपना खर्चा चला सके? बच्चों को तो छोड़ो, फार्मर की जो हालत है आज एग्रीकल्चर में, मेरे पालूपुर में, जंगल बेल्ट में आज तक पानी नहीं है। पीने के पानी तो है ही नहीं। पुरानी जो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम लगी थी सब बंद हो चुकी है। 5 बड़ी नदियां इस प्रदेश से निकलती हैं। उन नदियों से पंजाब में पूरा नहरें भरती हैं।
हरियाणा में पूरी नहरें भरी हुई है, राजस्थान 78% रेगिस्तान हरा हो गया है, लेकिन मेरे प्रदेश की सिर्फ 9% भूमि जो है उसमें सिंचाई का साधन है। भाइयों देखो आप लोग, 5 नदियां मेरे प्रदेश से निकले, वो नदियों की बाढ़ मैं सहूं, सब कुछ मैं सहूं, और ये सरकार हमारी गिफ्ट में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, वहां पर पानी जा रहा है। फार्मर के लिए जो हमारी प्रोड्यूस है उसके लिए कोई साधन है यहाँ पर बेचने का, कोई साधन नहीं है। एमएसपी की बात पंजाब में करते हैं, यहाँ पर कोई एमएसपी की बात होती है? कोई नहीं होती है। आज हमारे जो शिमला के ऊपर जितने भी एप्पल ग्रोवर्स हैं उनको ठगा जा रहा है। 18 रुपए किलो सेब लेकर 180 किलो शिमला शहर में बेचते हैं, और जैसे चंडीगढ़ पहुंचता है तो वो 225 रुपए किलो हो जाता है। किस तरीके से ठगी हो रही है, इस तरीके इसको रोकना है। आज हमारा एम्प्लॉई, जो भी एम्प्लॉई है इस प्रदेश में, लखनपाल जी ने बोला, उसको खौफ में रखा जा रहा है, डर में रखा जा रहा है कि तू हमारे साथ में मेरी मीटिंग में नहीं आया तो तेरी पोस्टिंग हो जाएगी। पोस्टिंग करने के भी पैसे ले रहे हैं, पोस्टिंग रोकने के भी पैसे ले रहे हैं, और पोस्टिंग ना करने के लिए आपको पैसे, पंडाल में आओ, पैसे दो और मेरा कार्यक्रम करो। ऐसा हो रहा है मेरे पालमपुर में, मैं जानता हूँ यहाँ पर भी, हमीरपुर में भी, जहाँ जहाँ पर बीजेपी के एमएलए हैं वही चल रहा है। तो इस बात को रोकना है। एक्स सर्विसमैन, जिसके अंदर की फौजी की बात की मैंने, और बहुत ज़्यादा तादाद में पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी जवान हैं, उनके साथ भी धोखा है। वो अपनी कॉर्पोरेशन मांग रहे हैं, पिछले 10 साल से कॉर्पोरेशन नहीं मिली। सीएसडी में वो वैट के ऊपर कमी मांग रहे हैं, वो नहीं मिल रही है। सीएसडी की सुविधा नहीं मिल रही है, मेडिकल की सुविधा नहीं मिल रही है। वो भी तो हमारे सैनिक हैं जिन्होंने कुपवाड़ा में, जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट में हर जगह जाके काम किया है। उन लोगों के लिए भी सरकार सोचे, और हम आएंगे। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, कुछ एक डिमांड आई है यहाँ पर कि बिजड़ी और जजरी में कैंटीन होनी चाहिए। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, ये मैं आज आपको प्रण देके जा रहा हूँ कि ये कैंटीन वहाँ पर लगेगी, ये लगेगी कैंटीन वहाँ पर। ये कैंटीन अभी क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि इस सरकार ने पिछले 5 साल, एक हर साल सिविल मिलिट्री लाइजन कॉन्फ्रेंस होता है, वो हर साल बड़े बड़े कमांडर, जो आर्मी कमांडर, उनके साथ में मीटिंग होती है। ये 5 साल इस सरकार ने मीटिंग तक नहीं की, जिसका कि जो सबसे बड़ा जो चीफ है बीजेपी का, वो एक फौजी है। फिर भी फौजियों के हित क्या देखा है? हमारी एक्सेसमेंट डिपार्टमेंट जो है आज 50% जो उनके स्टाफ है उसके ऊपर काम कर रही है। 7 जिलों में डिप्टी डायरेक्टर नहीं लगे थे, जो हमारे अभी डायरेक्टर लगे हैं उनको एक और कार्यभार दे दिया है कि मंडी में भी आप वहाँ पर दफ्तर संभालो। इस तरीके से काम नहीं हो। तो भाइयों, अपना भला हम खुद कर सकते हैं और खुद ही करना पड़ेगा। सरकार अच्छी चुनिए ताकि आपके एक एक जो आपकी डिमांड्स हैं उनको हम पूरा कराएंगे। फौजियों के लिए मैं समर्पित हूँ। मैं इसी धरती पे पैदा हुआ और इसी धरती से मैं वापस रिटायरमेंट के बाद आया हूँ। बता दिया वापस आया हूँ क्यों? ताकि मेरे जो फौजी भाई हैं उनकी जो अनदेखी हो रही है उस अनदेखी को मैं सही करूँ। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि अगली सरकार बनेगी और हम फौजियों का अलग से एक शिमला में डिपार्टमेंट खुलेगा और आपकी हर जन जन की सुविधा टेलीफोन के ऊपर आपकी जो है प्रॉब्लम हल कराएंगे। ये आपको मेरा प्रण है कि मैं कहना चाहता हूँ। आज मुझे कांग्रेस में एक्सेसमेंट डिपार्टमेंट का प्रभारी बनाया है, तो मैं उस प्रभार का पूरा दायित्व करते हुए आप सबका भला करूंगा। आपका नहीं, पूरे हिमाचल के एक्सेसमेंट का भला करूंगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं और एक बार सभी अपने अपने स्थान पे खड़ा होके मेरे साथ 3 बार नारा पुकारेंगे। कृपया खड़े हो जाइए। भारत माता की, भारत माता की,
माता की वंदे वंदे वंदे। जय हिमाचल, जय बरसर, जय पूर्व सैनिक एकता। धन्यवाद। जय हिंद।